कथाकुंज चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम जैनेंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी अपना अपना भाग्य को लेकर प्रस्तुत हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेशे से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी के रंग में रंगे, कभी वे नीले दिखते थे और कभी सफ़ेद और फिर कभी देर में लाल पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजी का एक प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पास में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मार पीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश हो। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें न आगे की चिंता थी न बीते का ख्याल था। वे शुद्ध तत्काल अर्थात वर्तमान के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। अधिकार गर्व में बने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया हो, जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हों। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ साथ भाग रहे थे और उधर हमारे भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे हुए धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत। कसरत के नाम के घोड़े पर भी बैठ सकती थीं और घोड़े के साथ अगर जी हुआ तो किसी हिंदुस्तानी पर फटकार भी लगा सकती थीं। उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरुच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते और दुम हिलाने लगते। वैसे वो बहुत अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल बादल सफ़ेद होकर जम गए। मनुष्यों का एक तांता बहुत ही क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए हैं। पीछे फिरकर देखा, वह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहा था और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना कर उनके प्रकाश को मानो एकत्र कर पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ी के सिर पर रोशनियां तारों सी जान पड़ती थीं। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो भर गईं, जगमगाहट एकदम लुप्त हो गई। वह काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो वह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर फैलकर संस्कृति के सारों अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली थी।
ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जाकर छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11-12 टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आई। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट एकदम भीग गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा के कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट पहुंचकर इस भीगे कपड़े से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता था, पर साथ में मित्र की सनक कब उठेगी और कब थमेगी इसका पता न था। वह कैसे क्या होगी इसकी भी कुछ अंदाज न थी। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हो। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह जरा बैठना जरा न था, बहुत ही था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था, और मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा। कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही दूरी से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से देख पड़ा। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता आ रहा था। नंगे पैर है, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला, न दायां है, न बायां। पास की चुंगी की लाटेल के छोटे प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 साल का होगा। गोरा रंग है, पर मैल से काला हो गया है। आंखें अच्छी बड़ी हैं, पर रुखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ देखना भी नहीं चाह रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई तो ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुँह, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं गया? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा, मानो आंखें बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हैं। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। अच्छा। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए थे। अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब? वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे में से उतर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप? कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमानी नहीं कर सकता।
अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो, मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐसे ऐरे गैरे को नौकर बना लिया और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर कर मेरी तरफ देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के ने दांत बीच बीच में कटकटा उठे थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा तब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दें। शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र कुछ चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है? कल वहाँ 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक अतीत है। उसके पास बहुत ही कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म तो हो ले, फिर किसी की और चिंता करेंगे। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या फिर बेहयाई कहो, निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलते को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके लिए छोड़ा था, प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो कहानी का समापन होता है। मित्रों, अंत में ये कहानी एक संदेश देके जाती है कि अगर हमें जीवन में किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो हमें निसंकोच उसकी सहायता करनी चाहिए। क्या पता उसके लिए हमारे रूप में ही कोई उसकी सहायता करने वाला उपलब्ध